Hello students, in this video we will cover refraction। पहले की वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन देख लिया, स्फेरिकल मिरर देख लिया। आज हम कवर करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और हमने अभी तक जितने केसेस देखे, हमने ये देखा कि लाइट जब पॉलिश्ड सरफेस पे पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। अब देखेंगे लाइट जब ट्रांसपेरेंट सरफेस पे पड़ती है तो उसका क्या होगा। रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? अगर सिंपल मीनिंग में बात करें तो लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो लाइट बेंड कर जाती है और इसी बेंडिंग की फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। सो द फिनोमिना ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं। एज यू कैन सी, हियर इज अ ग्लास फिल्ड विथ वाटर। वाटर की लेवल यहाँ तक है और ये जो मीडियम है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, एयर। और ये जो मीडियम है जहाँ वाटर भर रखा है हमने, वो भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये वाटर। अब हमने इसमें एक पेंसिल को डिप किया। अब पेंसिल को कायदे से तो इधर जाना चाहिए था, लेकिन पेंसिल वो स्लाइटली उस पोजीशन पे नहीं है, हल्का सा बेंड हो गई है। सो दिस फिनोमिना इज ओनली रिफ्रैक्शन। और आगे हम समझेंगे कि ये जो इमेज इस तरह से अपीयर हो रही है उसका कारण क्या है। वैसे तो ट्रांसपेरेंट मीडियम कई होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा एक एयर और एक वाटर, और ये जो ग्लास है वो भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। एंड देयर आर मेनी ट्रांसपेरेंट मीडियम सच एज ऑयल, केरोसिन, डायमंड, और हर वो चीज जिसके आर पार आप देख सको ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अब यहाँ देखो, आप फिजिक्स स्कूल लिख रखा है हमने, और अब इसके ऊपर एक ग्लास की रेक्टेंगुलर ब्लॉक हमने इस तरह से रख दी, यानी ग्लास स्लैब रख दी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पीएच की लेवल देखो और SiCS की लेवल देखो, ये हल्का ऊपर की तरफ रेज्ड दिख रही है, कुछ ऊपर उठ गई है। यहाँ तो आपने देखा कि सब एक लेवल पे है, लेकिन यहाँ पे SiCS की पोजीशन थोड़ी सी उठ गई है, तो ये भी है रिफ्रैक्शन। अब समझते हैं टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन। जैसा कि ये हमारा है एक सरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, और ये हमारी मीडियम 1 से एयर, और ये हमारी मीडियम 2 ग्लास ले लो आप। और ये रही एक रे ऑफ लाइट जो मीडियम 1 से होते हुए मीडियम 2 की ओर जा रही है, उसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे। अब हम एक बनाते हैं नॉर्मल। रिफ्लेक्शन के केस में हमने नॉर्मल कैसा बनाया था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से 90 डिग्री पे हमने बना रखा था नॉर्मल। इसमें भी जो सरफेस सेपरेट करती है दो मीडियम को, वहां पे हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। सो ये हो गई हमारी नॉर्मल और रे ऑफ लाइट। अब मीडियम 1 से मीडियम 2 की ओर जा रही है, क्योंकि वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो रे ऑफ लाइट उससे होते हुए तो निकलेगी ही। ये रे ऑफ लाइट ऐसी स्ट्रेट जानी चाहिए थी, कुछ इस तरह से, लेकिन जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम से डेंसर हो। वैसे मीडियम दो तरह के होते हैं, एक रैरर मीडियम, एक डेंसर मीडियम। रैरर मीडियम और दूसरी डेंसर मीडियम। रैरर मीडियम वो होती है जिसमें लाइट के पास बहुत ज्यादा स्पेस होती है। डेंसर मीडियम इसलिए हम कहते हैं क्योंकि वो मीडियम एक्चुअली में डेंस होती है एज कंपेयर टू रैरर मीडियम। डेंसर मीडियम हो सकती है हमारी ग्लास, डायमंड, वाटर एज कंपेयर टू एयर। डेंसर मीडियम में मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक होते हैं एक दूसरे के, और लाइट जब डेंसर मीडियम की ओर जाती है रैरर मीडियम से, तो उसे मॉलिक्यूल्स के थ्रू होते हुए निकलना पड़ता है, इसलिए रे ऑफ लाइट स्ट्रेट नहीं ट्रेवल करती, उसमें जरा सी बेंड हो जाती है। रे ऑफ लाइट इधर ना जाते हुए इधर मुड़ जाती है। और रैरर मीडियम क्या हुआ हमारा, ऐसे मीडियम जिसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफी दूर हैं, लाइट के पास इनफ स्पेस है ट्रेवल करने के लिए, इसे भी एक नाम दे देते हैं R। अब ये PQ जो है हमारी, वो हो जाएगी हमारी इंसिडेंट रे, और ये OO डैश है वो हो जाएगी हमारी नॉर्मल, और ये जो लाइट है जो बेंड हो गई, ये रे ऑफ लाइट जो बेंड हो गई QR, उसे हम नाम देंगे रिफ्रैक्टेड रे, यानी ये रे रिफ्रैक्ट कर गई। यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल PQO, उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो एंगल है O डैश Q एंड R, वो हो जाएगी हमारी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब समझते हैं
कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्यों हुआ ऐसा, लाइट क्यों बेंड कर गई, स्ट्रेट क्यों नहीं गई। इसका एक कारण है, स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यही स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में हो जाती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाती है तो वो बेंड कर जाती है, क्योंकि रेयर मीडियम में मॉलिक्यूल्स कम है या वैक्यूम मॉलिक्यूल्स नहीं है, कम है या फिर नहीं है, और डेंसर मीडियम में मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं, लाइट को मॉलिक्यूल्स के थ्रू होते हुए निकलना होता है, इसलिए बेंड कर जाती है। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आपने किसी स्विमिंग पूल या रिवर में जंप किया होगा, जब आप हवा में होते हो आपकी स्पीड वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू जब आप वाटर में इंसर्ट कर जाते हो। और कभी नहीं किया तो करके देखना आप। या फिर स्कूल अगर आप जाते होगे स्कूल बस से, तो आपने ये नोटिस जरूर किया होगा, जब रोड खाली होती है स्पीड ऑफ बस तेज हो जाती है, लेकिन जब ट्रैफिक वाला एरिया आता है तो ड्राइवर बस की स्पीड को कम कर देता है। सो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट द surface of other medium occurs because light travels with different speeds in different media। अब समझते हैं रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ये वो सरफेस है जो दो मीडियम यानी रेयर और डेंसर को सेपरेट कर रही है, और ये रही रेयर मीडियम, नीचे वाली होगी हमारी डेंसर मीडियम। एक रे ऑफ लाइट आई, रेयर टू डेंसर जा रही है, ये नॉर्मल लिया हमने। अ रे ऑफ लाइट व्हेन ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, वो स्ट्रेट ना जाते हुए ये जो नॉर्मल है उसकी ओर बेंड कर जाती है, कुछ ऐसे। A ray of light traveling from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal। दूसरी केस लेते हैं, इस बार लाइट लेके जाते हैं डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ये रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से ट्रेवल कर रही है, रेयर की ओर जा रही है। अब देखो, जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाती है तो ये नॉर्मल से अवे बेंड करती है, यानी इस बार भी स्ट्रेट ना जाके ये अपने इनिशियल पोजीशन से दूर बेंड करेगी, कुछ ऐसे। सो अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तीसरी केस ऐसी है कि जब रे ऑफ लाइट नॉर्मली हिट करती है सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम को, तो क्या होता है। तो ये रही हमारी रे ऑफ लाइट। अब जैसा कि आप देख सकते हो, ये रे ऑफ लाइट नॉर्मली हिट की है और नॉर्मल होता है 90 डिग्री। अब देखो, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल से कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 0 डिग्री। तो इस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होता, ये जो रे ऑफ लाइट है ऐसे ही अनडिविएटेड पास हो जाती है, यानी जब हमारी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो तो देयर इज नो रिफ्रैक्शन। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम पासेस अनडिविएटेड। अनडिविएटेड मतलब बिना मुड़े ही चल जाती है। अब समझते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें तो एक लॉ वही वाली है जो हमने रिफ्लेक्शन में देखा था। ये रही हमारी सरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। जैसा कि आप देख रहे हो, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे एक ही प्लेन पे है। सो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये केस हमने पहले भी देख रखा है रिफ्लेक्शन के केस में। अब ये सेम प्लेन क्या होता है आप ये भी थोड़ा सा समझ लो। ये जो इंसिडेंट रे है वो अगर आपके मोबाइल के स्क्रीन पे पड़ रही है तो नॉर्मल भी आपके मोबाइल के स्क्रीन पे बनेगी, और ये रिफ्रैक्टेड रे भी मोबाइल के स्क्रीन पे ही बनेगी, उसी पॉइंट पे जहां इंसिडेंट रे हिट की है उस सरफेस को। तीनों एक ही जगह रहेंगे। अब दूसरा केस समझने के लिए हम लेते हैं रेशियो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। तो इस केस में ये जो हमारी एंगल है वो बन रही है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो एंगल है वो बना रही है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और दूसरी लॉ ये कहती है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दैट ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, यानी साइन आई अपॉन साइन आर विल बी अ कांस्टेंट। ये तो हो गई इस एंगल की, लेकिन अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस
बढ़ाते और घटाते भी हैं तब भी ये कांस्टेंट चेंज नहीं होगी, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होगी। एक दूसरी केस ले लेते हैं, इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में भी थोड़ा तो फर्क आएगा ही। ये हो गई हमारी एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 और ये हो गई हमारी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2। अब एक और केस ले लेते हैं, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और थोड़ी बढ़ा देते हैं। अब फिर से हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फिर से बढ़ेगा। तो इस केस में हम एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हैं I3 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ले लेंगे हम R3। ओके, अब देखो ये जो रेशियो है, यहाँ हमने जो लिया था इस एंगल की साइन और इस एंगल की साइन की रेशियो, वो एक कांस्टेंट थी। अब सेम कांस्टेंट I2 और R2 पे भी होगी और सेम कांस्टेंट I3 और R3 पे भी होगी। ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है सेम रहेगी, यानी साइन I2 अपॉन साइन R2 will also be equal to sin I3 अपॉन sin R3। और साइन क्या होता है, अगर आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज है तो साइन होती है हमारी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब साइन की अलग अलग एंगल पे अलग अलग वैल्यू होती है, उसको अगर आप एंगल की वैल्यू को पुट करोगे तो आपको साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू मिल जाएगी। ये कभी भी चेंज नहीं होगा, और कब तक चेंज नहीं होगा, जब तक मीडियम 1 यानी ये वाली मीडियम और ये मीडियम 2 सेम हो। अगर हम मीडियम चेंज करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है। और एक और कंडीशन है, जब हम कलर ऑफ लाइट चेंज करते हैं, जैसे कि हमारे पास 7 कलर है VIBGYOR, ये जो विजिबल लाइट है सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। जैसे वॉयलेट की होती है 400 नैनोमीटर और रेड की होती है 800 नैनोमीटर। वो हम देखेंगे जब हम प्रिज्म करेंगे तब। अगर कलर ऑफ लाइट आप चेंज कर रहे हो तो ये जो रेशियो साइन आई अपॉन साइन आर की वो भी चेंज हो जाएगी। सो सेकेंड लॉ इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दैट ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स के, एंड ये जो लॉ है उसे हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। स्नेल वाज अ साइंटिस्ट, उनके नाम पे ये लॉ रखा गया है। अब समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रफली अगर बात करें, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो इंफॉर्मेशन देती है जब कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर जा रही है तो लाइट कितनी बेंड हुई, या फिर लाइट की स्पीड पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद कितनी कम हुई। ये दो केसेस से बना सकते हो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट इन सेकेंड मीडियम ऑफ अनदर डेंसिटी। इसे समझने के लिए हम एक केस लेते हैं। ये रही हमारी सरफेस जो सेपरेट कर रही है दो मीडियम को, और ऊपर वाली मीडियम को हम लेते हैं एयर और नीचे वाली को लेते हैं ग्लास, और ये रही हमारी इंसिडेंट रे। अब देखो ये जो रे ऑफ लाइट है एयर से होते हुए ग्लास में जा रही है, यानी फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, तो ये रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। अब जैसा कि हमें पता है एयर है रेयर मीडियम और ग्लास है डेंसर मीडियम। ओके, तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे जगह से आई है जहां पे मॉलिक्यूल्स कम थे और ऐसी जगह पे गई है जहां पे मॉलिक्यूल्स ज्यादा थे, तो इस केस में स्पीड ऑफ लाइट तो डिक्रीज करेगी। और जब हम ये रेशियो निकालेंगे कि एयर में कितनी स्पीड थी अपॉन ग्लास में कितनी स्पीड है, तो वो वैल्यू आ जाएगी हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। और ये जो डेंसिटी है वो मास वाली डेंसिटी नहीं है, ये है लाइट वाली डेंसिटी। इसे हम ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं। अगर हमने माना स्पीड ऑफ लाइट इन एयर थी v एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास थी v ऑफ ग्लास, और अगर ऑप्टिकल डेंसिटी हम निकालना चाहें, एंड वैसे ऑप्टिकल डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ लेटर से। एक तो हो गई ये n जैसी दिखने वाली लेटर, और ये एक ग्रीक लेटर है जिसे हम कहते हैं ईटा, ETA ईटा, और दूसरी जो लेटर है वो है म्यू, ये U जैसी दिखने वाली, इसे हम कहते हैं म्यू। अब हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
और हमने एक चीज नोटिस किया कि स्पीड ऑफ लाइट जब एयर से ग्लास की ओर जा रही थी उसकी जो स्पीड थी वो डिक्रीज हुई है। तो हम कह सकते हैं ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, यानी 1/v। जब इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी चलती है तो एक फैक्टर जब इंक्रीज होती है तो दूसरी डिक्रीज होगी, यानी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हम इंक्रीज करें तो स्पीड ऑफ लाइट कम होती जाएगी, यानी जितना ज्यादा डेंसर मीडियम आते जाएगा स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होते जाएगी। जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमने देखा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ग्लास इज मोर ऑप्टिकली डेंसर देन एयर। अगर मास वाली डेंसिटी और लाइट वाली डेंसिटी को डिस्टिंग्विश करना हो तो आप ये भी समझ सकते हो कि ऑयल जनरली वाटर में फ्लोट करती है, राइट। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, इसका मतलब है कि ऑयल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, बट इन केस ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी स्पीड ऑफ लाइट ऑयल में कम होती है एज कंपेयर टू वाटर, यानी वाटर हमारा लेस ऑप्टिकली डेंस है एज कंपेयर टू ऑयल। अब देखो जो हमने रिलेशन एस्टैब्लिश किया ये वाली, उसे हम ऐसा भी लिखते हैं ईटा ऑफ मीडियम 2 अपॉन ईटा ऑफ मीडियम 1 विल बी इक्वल टू, अब क्योंकि उल्टी प्रोपोर्शनैलिटी चल रही है यानी जो रिलेशन है इनवर्स प्रोपोर्शन का है, ये जो स्पीड ऑफ एयर है वो आ जाएगी ऊपर और स्पीड ऑफ ग्लास आ जाएगी नीचे, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ऐसे निकालते हैं, यानी ईटा 2 अपॉन ईटा 1 इक्वल्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, क्योंकि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम इस रिलेशन को ऐसा भी लिखते हैं ईटा ऑफ 2 एज कंपेयर टू 1 विल बी इक्वल टू v ऑफ एयर अपॉन v ऑफ ग्लास। किसी बुक में ये जो रिलेशन है ऐसा भी लिखा रहता है ईटा ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, और किसी बुक में ये सिंबल यूज होता है म्यू ऑफ 2 एज कंपेयर टू 1 और ऐसा म्यू ऑफ 2 एज कंपेयर टू 1, और यहाँ पे मीडियम 2 है हमारी ग्लास और मीडियम 1 है एयर। और अगर इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸, ये और ये कैंसिल हो गई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर आएगी 3/2, और इसे हम लिख सकते हैं 3/2 इज 1.5। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो इसकी कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये एक रेशियो है और रेशियो की यूनिट नहीं होती। एक होती है हमारी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब कभी भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो किसी भी मीडियम की विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम तो उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कभी कभी क्वेश्चन में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा रहता है और कभी कभी सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर किसी क्वेश्चन में दे रखा हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इक्वल्स 1.33, यानी ईटा ऑफ वाटर इक्वल्स 1.33, तो इससे हम ये समझेंगे कि जो दूसरी मीडियम है जिसके रिस्पेक्ट में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है वो एयर है। ओके, सो हियर इज अ लिस्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्यू मीडियम्स। जैसा कि हम देख सकते हैं एयर में होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1, वाटर में बढ़ जाती है 1.33, केरोसिन में 1.39, ग्लास में 1.5 एंड डायमंड में 2.4। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे हम दो कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं। पहली, अगर हमने कहा ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है 1.5, तो इसमें दो इंफॉर्मेशन है छुपे हुए। पहली कि ग्लास एयर से 1.5 टाइम्स ऑप्टिकली डेंस है, और दूसरी लाइट की स्पीड ग्लास में डिक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू एयर, यानी जितनी डेंसर मीडियम उतनी कम स्पीड ऑफ लाइट। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इक्वल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो क्या क्या गिवन है। गिवन है हमारी स्पीड ऑफ लाइट यानी v इन वैक्यूम इक्वल्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमारी
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 और हमें कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या होगी। हमारे पास है इसका फॉर्मूला, यानी ईटा ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इक्वल्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वाटर की 1.33 और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब हम इसे लिख सकते हैं V ऑफ W इक्वल्स 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.33। अब इसे कैलकुलेट करना चाहो, अब 3 को डिवाइड कर दो 1.33 से, so 3 divided by 1.33 is somewhat equals 2.25 और ये 10 to the power 8 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हो जाएगी इतना। अब समझते हैं रिफ्रैक्शन इन ग्लास स्लैब। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ ग्लास, कुछ ऐसी थोड़ी थिक होती है ये। अब ये जो मीडियम है ऊपर वाली वो है हमारी एयर और ये जो ग्लास है वो है डेंसर मीडियम। अब रे ऑफ लाइट अगर एयर टू ग्लास की ओर जा रही है तो वो किधर बेंड करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, कुछ इस तरह। अब देखो ये वाले केस में तो एयर टू ग्लास जा रही थी, यहाँ पे रेयर मीडियम ये डेंसर मीडियम तो बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये जो दो मीडियम है ये ग्लास और ये एयर, अब यहाँ पे ये जो रिफ्रैक्टेड रे था इस मीडियम के लिए हो गया इंसिडेंट रे, यानी अब ये जो रे ऑफ लाइट है ग्लास से होते हुए एयर की ओर जाएगी, यानी डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम की ओर आएगी। तो इस केस में जो रे ऑफ लाइट है नॉर्मल से अब ये बेंड होगी, क्यों? क्योंकि जो रे ऑफ लाइट है इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये जो इंसिडेंट रे थी उसको अगर आप एक्सटेंड करो इस डायरेक्शन में थ्रू अ डॉटेड लाइन ऐसी, तो आप ये पाओगे कि ये जो रे है इस रे से पैरेलल है। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट नया नया है, एक तो ये वाली रे जो स्टार्टिंग में एयर से आ रही थी और वापस एयर में चली गई, और दूसरी ये वाली एंगल टी डैश आर एंड एस। तो ये जो रे है आर एस उसे हम कहते हैं इमर्जेंट रे, और ये जो एंगल है एंगल टी डैश आर एंड एस इज नोन एज एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है लाइट की, यानी इस पॉइंट पे ना जाते हुए इस पॉइंट पे आई, उसे हम कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब यही कारण था जो हमने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लिया था फिजिक्स स्कूल वाला, इसी फैक्टर की वजह से डिस्प्लेस हो गई थी। सो व्हाट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करती है कुछ कुछ फैक्टर्स पे, तो देखते हैं क्या क्या कारण है वो फैक्टर्स। पहला थिकनेस ऑफ द ग्लास ब्लॉक, यानी ग्लास की थिकनेस जितनी ज्यादा होगी लैटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा होगा। सेकेंड है एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो मोर द एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर विल बी द लैटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दो तो हमारी जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है वो भी बढ़ जाएगी। थर्ड फैक्टर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। जैसा कि हमने पढ़ा ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है 1.5, लेकिन और भी ग्लासेस हैं जिनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नॉर्मल ग्लास से थोड़ी ज्यादा होती है, जैसे क्रॉन ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नॉर्मल ग्लास से ज्यादा होती है, नियर अबाउट 1.52 वैल्यू होती है क्रॉन ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो इस केस में जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नॉर्मल ग्लास। जो चौथी फैक्टर है वो है वेवलेंथ ऑफ द लाइट। वेवलेंथ ऑफ द लाइट क्या होता है? हमने पढ़ा है कि लाइट जो ट्रेवल करती है वेव में करती है, और अलग अलग कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है। जैसे वॉयलेट की होती है लगभग 400 नैनोमीटर और रेड की होती है लगभग 800 नैनोमीटर, और बाकी सब जो कलर हैं उसकी वेवलेंथ इसी दो वैल्यू के बीच में लाई करती है। अब देखो अगर वेवलेंथ बढ़ाते जाओगे तो ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है कम होता जाएगा, यानी वेवलेंथ को भी हम एक ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज लैम्बडा, यानी लैम्बडा को अगर बढ़ाओ तो ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है उतनी कम होते जाएगी। जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम लेटरल डिस्प्लेसमेंट।
और जितनी कम वेवलेंथ उतनी ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये जो वेवलेंथ है लैम्डा एंड ऑल हम देखेंगे जब प्रिज्म कवर करेंगे तब। अब समझते हैं रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। अब जैसा कि कहीं आपने सुना होगा कि अगर किसी भी रिवर या किसी भी वाटर बॉडी की गहराई का अंदाजा लगाना हो तो देख के तो कभी मत लगाओ, क्योंकि अगर आप सिर्फ देख के किसी वाटर बॉडी की गहराई का अंदाजा लगाते हो तो वो एक्चुअली में गलत होती है। और इसका कारण है कि वो जो एक्चुअल डेप्थ है थोड़ा ऊपर अपीयर होती है। सो रियल डेप्थ ऑफ एनी वाटर बॉडी कैन नॉट बी डिटरमाइंड जस्ट बाय वाचिंग इट। और अगर नापना चाहो तो आप किसी डंडे से नाप लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, मोर एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा अगर ज़्यादा गहरा ना हो। और सबसे बेस्ट वे है अगर तैरना आता है तो कूद ही जाओ। अब ये जो इमेज आपको दिख रही है, ये जो हमने फिल कर रखा है एक वेसल में पानी और हमने इसमें इंसर्ट किया एक पेंसिल। अब ये जो पेंसिल थी यहाँ होनी चाहिए थी क्योंकि हमने इसे बॉटम तक टच करा रखा है, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये यहाँ अपीयर नहीं होगी, ये अपीयर होगी समवॉट एट दिस पॉइंट। तो ये जो डेप्थ है ऊपर से लेके बॉटम तक की उसे कहते हैं हम रियल डेप्थ, और ये जो डेप्थ है यहाँ से यहाँ तक की उसे हम कहते हैं एपरेंट डेप्थ, यानी ये डेप्थ अपीयर हो रही है उसे हम कहेंगे एपरेंट डेप्थ। सो द रियल डेप्थ is the actual depth of the bottom of the vessel and the apparent depth is the virtual depth that is observed as a result of refraction of light। और ये भी होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। और इससे भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस केस में हो जाती है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। अब जैसा कि आप देख रहे हो सिंबल म्यू यूज किया है मैंने, म्यू हो ईटा हो एक ही बात है। अब इसे समझते हैं थोड़े और डिटेल में। ये रही हमारी एक वाटर बॉडी और इसे ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा एयर से ही, और इसकी जो एक्चुअल डेप्थ है उसे हम कहेंगे रियल डेप्थ। और इसके बॉटम पे हमने रखा एक ऑब्जेक्ट, ये रेड वाली। अब देखो ये जो रे ऑफ लाइट है वो जो सरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है उससे नॉर्मल है, उस सरफेस को नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है, यानी इस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होगा। सो दिस रे विल पास अनडिविएटेड। अब दूसरी रे ऑफ लाइट ऐसे लेते हैं। नाउ दिस रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम। तो इस केस में दिस रे ऑफ लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कुछ ऐसा देखो, नॉर्मल से अवे बेंड की। अब ये रे ऑफ लाइट और ये रे ऑफ लाइट इस और तो मिलेगी नहीं, लेकिन वर्चुअली ये पीछे मिल सकती है, यानी इस पॉइंट पे कुछ ऐसी। तो यहाँ ये जो वर्चुअली मीट की है दोनों लाइन, ये जो अपीयर होगी उसे हम कहेंगे एपरेंट डेप्थ। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अ फिश एट द बॉटम ऑफ अ पॉन्ड अपीयर्स टू बी 1.2 मीटर फ्रॉम द वाटर सरफेस, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द पॉन्ड। एक फिश है जो अपीयर हो रही है 1.2 मीटर पे। अब पूछ रखा है इसमें डेप्थ ऑफ द पॉन्ड क्या होगी। जो क्वेश्चन में गिवन है हमारा एपरेंट डेप्थ दिया हुआ है क्योंकि वो अपीयर हो रही है। अगर आप यहाँ नोटिस करो अपीयर्स टू बी, इसका मतलब है कि अपीयर हो रही है, यानी एपरेंट डेप्थ इक्वल्स 1.2 मीटर। और आपको तो पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितनी होती है, इट्स 1.33। एंड नाउ we have to find the real depth. Refractive index equals real depth upon apparent depth. mu की वैल्यू है 1.33। 1.33 को आप 4/3 भी लिख सकते हो, यस और नो। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिए 4/3 इक्वल्स रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ की वैल्यू है 1.2। अब ये जो रियल डेप्थ है हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी रियल डेप्थ विल बी इक्वल टू 4/3 इंटू 1.2। अब चाहो तो आप इसे काट सकते हो, तो इट विल बी 0.4। 4 इंटू 4 इज 16 एंड डेसिमल एक डिजिट पहले यानी 1.6 मीटर इज द रियल डेप्थ। सो बच्चों आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विच विल बी ऑन रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस।